Welcome to the other group of institution in lecture number 3 students. As you all know, I am Professor Udit Veer Singh and we are studying the subject switch gear protection. Again, the spelling is mistake. We have already completed till now some units. You not we have discussed the syllabus unit number 1, 2, 3, and 4 and 5. Okay. तो और हमने फॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट यूनिट में। यहाँ देखिए आप, इफ यू विल सी, तो मैंने क्या क्या करा दिया है आप लोगों को। मैंने आपको फॉल्ट्स बता दिया है। दिस दिस वी हैव स्टडीड फॉल्ट एनालिसिस, व्हाट इज फॉल्ट इन पावर सिस्टम आप समझ चुके हैं। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, और पर यूनिट रिएक्टेंस के बारे में हमारा डिस्कशन अभी चालू है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वी विल कंटिन्यू विद दैट। इन दी लास्ट क्लास आपको याद हो तो हम ये न्यूमेरिकल कर रहे थे। ये एक न्यूमेरिकल था जिसमें एक ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, और यहाँ लोड है, दिस इज द लोड। और ट्रांसफार्मर है तो मैंने उसका ये वाला डायग्राम बनाया हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तीन रीजन है, एक फर्स्ट रीजन है, एक ये सेकंड रीजन है, और एक ये थर्ड रीजन है, ठीक है। और इन तीनों रीजन्स में क्या हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। करंट यहाँ से जा रहा है, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर स्टेप अप हुआ, फिर स्टेप डाउन हुआ, ठीक है। यहाँ ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सर्किट है, आप जानते हो। अब पर यूनिट की क्या मतलब थी, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इस लॉजिक में। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक होती है वी वोल्टेज बेस, एक होता है करंट बेस, एक होता है इम्पीडेंस बेस, और एक होता है पावर बेस। ये चार चीजें हैं। इसमें से जो पावर बेस है और वी बेस है ये आपको हमेशा गिवन रहेगा, मेंशन रहेगा। आपको आई बेस निकालना होगा, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ। आई बेस यू हैव टू कैलकुलेट, जेड बेस यू हैव टू कैलकुलेट। ये बेस कैलकुलेट क्यों करना है हमको, ताकि हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकें। बेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज का, करंट को पावर और वोल्टेज के फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे करते हैं। अगर सिंगल फेज है तो डायरेक्टली पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, अगर थ्री फेज है तो रूट थ्री का लॉजिक आ जाएगा, बस रूट थ्री वी आई कॉस फाई इक्वल टू पावर, थ्री फेज है तो। वरना सिंगल फेज में पावर अपॉन वोल्टेज। और अगर हम जेड बेस की बात करें, इस जेड बेस को हमें निकालना है इन दो टर्म्स के फॉर्मूले के हिसाब से। तो वी स्क्वायर बाई पावर, वी स्क्वायर बाई पी, यानी वी स्क्वायर बाय एस कर देंगे तो जेड बेस निकल आएगा, ठीक है। ये चार चीजें आपके पास हो अगर, तो आप किसी भी रीजन में कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा वो बहुत ही अच्छा होगा, उससे पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा उसको भी। इस क्वेश्चन में हमने देखो ध्यान से, क्या इस क्वेश्चन में क्या करा था हमने, यहाँ से 480 वोल्ट है, इस रीजन में 480 वोल्ट है, ठीक है। तो 1 पर यूनिट हो गया यहाँ पर। अब ये 480 वोल्ट यहाँ पर इस जगह पर वोल्टेज कितना है, न्यू वोल्टेज कितना है, न्यू वोल्टेज हो गया 4800, 4800 हो गया, 10 टाइम्स हो गया ना ट्रांसफार्मर का, ठीक है। 4800 हो गया न्यू वोल्टेज। तो अब आपका वी बेस आपने फिर अपन ने उसमें प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, इसी तरीके से आई बेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो आपको इम्पीडेंस गिवन है वो गिवन है कुछ, जेड आपको गिवन है, इसका पर यूनिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो गिवन है यानी जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय दी जेड बेस। अब जेड बेस, यहाँ पर जेड बेस की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये जेड बेस की जो जरूरत पड़ेगी वो होता है वी स्क्वायर बाय पी। अब वी स्क्वायर यहाँ पर वी कितना है, इस जगह पर वी हो गया आपका 4800, 480 नहीं 4800, तो वी स्क्वायर हो जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय पी, कितना हो जाएगा, पी पावर कितना है एस, एस जो अपन ने बेस दिया था 10 के लिए, ऐसे। तो बड़ा सिंपल लॉजिक है, जिस जगह पर भी कन्वर्जन कर रहे हो बस वहां पर देख लो कि वहां पर जब जेड, अगर जेड पर यूनिट निकाल रहे हो तो जेड गिवन है, तो जेड बेस क्या होगा यहाँ पर। अगर वी पर यूनिट निकाल रहे हो तो वो देख लो कि वी वोल्टेज कितना है और बेस वैल्यू कितनी है, दैट्स इट। अब मैं आपको नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करेंगे हम आज। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले, आज जो न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल में आपके मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। वो न्यूमेरिकल कंप्लीट पैकेज है एक तरीके से आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। लेकिन उसके लिए अकेला अब ये काफी नहीं है कि आप ये चार चीजें लेके चलें।
अभी तक आप अपने दिमाग में चार चीजें लेके ही चल रहे हैं, कौन कौन सी जो मैंने आपको बताई है, वो है आपकी आई बेस, बी बेस, जेड बेस और एस बेस। ये चार चीजें आपके पास, और इसमें से आपको ये और ये हमेशा गिवन है, ठीक है। अब कई बार हम लोग को ना बेस चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, चेंज ऑफ बेस। ये चेंज ऑफ बेस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? जब भी हमारा एक सिस्टम है ऑलरेडी और अगर हमें उसको किसी दूसरे सिस्टम की पर यूनिट वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, तो हमें बेस को चेंज करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने, जरूरी नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर एक ही रेटिंग का हर जगह लगाओ। दो रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, कहीं पे 35 MVA का हो सकता है तो कहीं 30 MVA का हो सकता है। एक ट्रांसमिशन लाइन में क्या अलग अलग स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं हो सकती? आप जानते हो 13.8 से 2000 वोल्टेज हो रहा है और 2000 से 13.8 हो रहा है, या 22,000 वोल्ट भी कन्वर्ट हो रहा है 400 में। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्चुअली। तो उन डिफरेंट वैल्यूज का एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूलेस हमको मालूम होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ चीजें आप देखो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देखो। एस पर यूनिट, बी पर यूनिट, आई पर यूनिट, कोई भी पर यूनिट वैल्यू का कैलकुलेशन अगर कहें, क्वांटिटी पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस क्वांटिटी। अब हमारी फाइट जो चल रही है, वो पहले हमारी पिछले लेक्चर में फाइट चली कि ये बेस क्या है। तो बेस आपको एस बेस और बी बेस हमेशा गिवन है, और एस बेस और बी बेस से आपको आई बेस और जेड बेस निकालना आना चाहिए। तो आई बेस निकालने का फॉर्मूला सिंपल रहता है, पावर अपॉन वोल्टेज, और जेड बेस निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। अब थोड़ा सा किलो और मेगा के हिसाब से 1000 एडजस्ट हम कर लेंगे, ठीक है। 7 सेम में है आप, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ बेस की। ओके, तो देखो, हमें जब भी z पर यूनिट निकालना होता है कहीं पर भी z, ये न्यूमेरिकल में अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला मैं याद रखता हूँ, बताता हूँ क्या। अभी एक फॉर्मूला आने वाला है आपके सामने, तो मैं पूरा सिस्टमेटिक डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, z पर यूनिट निकालना है तो कैसे, किसी भी चीज की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है z की, तो कैसे निकालेंगे? z ओरिजिनल जो वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय z बेस, ऐसे निकालेंगे ना। आप अपने पुराना जो हमारा एग्जांपल है उसमें बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस गिवन था, वो क्या था? z ओरिजिनल था। और z बेस मैंने क्या कहा था? v स्क्वायर बाय p करके निकालेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पर z पर यूनिट की वैल्यू में मैंने ओल्ड 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 वर्ड मतलब एक कुछ मैंने z1 ले लो, ओल्ड नाम से लिखा हुआ है इसको, अच्छी चीज है ये, कि z डिवाइडेड बाय z बेस, ठीक है। और z बेस का मतलब क्या होता है? v स्क्वायर बाय p। तो v स्क्वायर बाय p अगर हम डिनोमिनेटर में करेंगे तो p ऊपर चला जाएगा, v स्क्वायर नीचे रह जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लो मैं किसी और जगह का सेकंड एक और z पर यूनिट निकाल रहा हूं जिसका नाम है नया z पर यूनिट न्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ये एक अलग पर यूनिट निकाला मैंने, इसको ओल्ड नाम दिया है, और एक ये न्यू निकाला, इसको न्यू नाम दिया है। अब इसका कैसे निकलेगा? इसका भी वही फॉर्मूला, जो भी इंपीडेंस आप निकाल रहे हो ओरिजिनल, वो डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर बाय पी से ये इक्वेशन आ गई। कहने का सेंस ये है कि अगर अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करूं, इफ आई विल डिवाइड वन टू बाय वन, तो z पर यूनिट न्यू डिवाइडेड बाय z पर यूनिट ओल्ड करूंगा, तो मुझे फाइनली एक इक्वेशन मिल रही है, ये स्टूडेंट्स। कौन सी स्टूडेंट्स? ये वाली। z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू z पर यूनिट ओल्ड इनटू इनटू s बेस न्यू डिवाइडेड बाय s बेस ओल्ड इनटू केवी ओल्ड स्क्वायर, केवी ओल्ड डिवाइड बाय केवी न्यू स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को मैं z न्यू, ये फॉर्मूला एसएससी के एग्जाम में कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये वाला फॉर्मूला कितने एग्जाम्स में आ चुका है कि यू नेवर नो कि मेरा ये इतने एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इनका गेट में भी डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है। तो आपको करना क्या है? आपको अगर कोई पर यूनिट वैल्यू गिवन है अब, और उसको आपको किसी और पर यूनिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी z न्यू निकालना है, तो z पर यूनिट इनटू जो भी न्यू एमवीए है, जो नया एमवीए है,
और जो पुराना एमवीए है, मतलब पावर रेटिंग की वैल्यू जो नई है, न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। अब पावर न्यू ऊपर है अगर, तो अब केवी किलो वोल्टेज ओल्ड ऊपर रहेगा और केवी न्यू नीचे रहेगा। समझ में आ गया? केवी न्यू स्क्वायर और इनका स्क्वायर रहेगा, ये फॉर्मूला है। ये हर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के बच्चे याद करके रखते हैं, ये उसका डेरिवेशन है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दिस वी विल सी इन दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में और इस स्लाइड में हम बैक फॉरवर्ड दो तीन बार करेंगे, तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। इस न्यूमेरिकल को अब आप लोग एक बार रीड करो। आप पॉज कर लेना वीडियो। मैं खुद पॉज हो रहा था ये सोच के कि आई एम टीचिंग क्लास इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको पॉज कर लेना यहाँ पर और इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में गिवन है एक 30 एमवीए का जनरेटर है, 13.8 किलो वोल्ट थ्री फेज जनरेटर। अब ये वर्ड आ गया थ्री फेज स्टूडेंट। थ्री फेज का मतलब क्या हो गया, रूट थ्री का लॉजिक आएगा। पावर का फॉर्मूले में रूट थ्री वी आई कॉस फाई इक्वल टू पावर, ऐसा चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंगल फेज नहीं। हैज अ सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ 15%। इस पहली लाइन को पढ़ के सिर्फ मुझे इतना समझना है कि एक जनरेटर है, एक जनरेटर, दिस इज द जनरेटर, और उस जनरेटर का रिएक्टेंस 15%। ठीक है, सप्लाइज टू मोटर थ्रू अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन स्टेप डाउन ट्रांसफर अरेंजमेंट। अच्छा, तो मतलब एक यहां से पावर जा रहा है, एक ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पर जिसको हम बोल रहे हैं स्टेप अप, फिर एक ट्रांसमिशन लाइन होगी, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन, उसके बाद दो मोटरों को पावर जा रहा है, एक मोटर ये रही और दूसरी मोटर ये रही। इतनी लाइन से इतना तो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, और द मोटर है रेटेड इनपुट 20 एमवीए एंड 10 एमवीए। देखो यही यही मैं आपको बता रहा था कि अब रेटिंग अलग अलग होगी ना। यहाँ पर 10 एमवीए की मोटर है, मेगा वोल्ट एम्पियर, और यहाँ पर वॉट में नहीं है, एमवीए में देने का मतलब क्या हो गया, एपरेंट पावर गिवन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर गिवन, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई 20 एट, और क्या लिखा है, एट 12.8 किलो वोल्ट विद 20% सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। मतलब सब ट्रांजिएंट मतलब इनका जो खुद का एक रिएक्टेंस है, इनका रिएक्टेंस है वो 20, इसका अलग होगा, ये है 20%। ठीक है, ये भी है 20%, और 12.8 किलो वोल्ट पर चल रहे हैं। समझे? मतलब इनका देखो कितना कितना खतरनाक क्वेश्चन हो रहा है ये। यहाँ पर जो वोल्टेज है इस मोटर को जो मिलना है वो है 12.8 किलो वोल्ट। अब आप ध्यान दो, हम जनरेटर से कितना जनरेट कर रहे हैं, 13.8। यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना है बच्चों, 13.8। और कितने एमवीए का जनरेटर है ये हो गया 30 एमवीए का। और इस साइड 20 एमवी और 10 एमवी, और वोल्टेज भी देखो चेंज है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी भी क्वेश्चन में टिपिकल क्या है वो बताता हूँ, तभी ये क्वेश्चन दिया था। थ्री फेज ट्रांसफार्मर आर रेटेड 35 एमवी। अब ये ट्रांसफार्मर 35 एमवी का हो गया, और ये दूसरा ट्रांसफार्मर भी 35 एमवी का हो गया। एक्चुअली मैंने एक डायग्राम सिस्टमेटिक वे में ड्रॉ कर चुका है, लेकिन जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्ट वो पिक्चर आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं इसलिए खुद भी करता जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए। 35 एमवीए का है, 13.2 किलो वोल्ट को 115 किलो वोल्ट में बदल रहा है। मतलब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जगह नहीं है तो अब मैं वो वाला डायग्राम ले लूंगा, लेकिन मैं यही समझा रहा हूँ। देखो ये जनरेटर 13.8 जनरेट कर रहा है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो है वो 13.2 को 115 कर रहा है। मतलब इस जगह पर वोल्टेज आ जाएगा 115।
ये हमारे दिमाग में आ गई होगी बात, सही है ना। और ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस, इस ट्रांसफार्मर का कुछ रिएक्टेंस है वो कितना है, 10%। ठीक है, इसका भी 10%। ठीक है, द लाइन रिएक्टेंस इज 80 ओम्स, मतलब यहां पर एक रिएक्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 80। अब ये परसेंटेज में नहीं है, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। ये ओम्स में गिवन है तो इसको हमें पर यूनिट में करना है। अब ये परसेंटेज में गिवन है तो इसका क्या मतलब है ये समझना है। और द ड्रॉ द इक्विवेलेंट पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, ये चीज पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है आपके सामने। तो मैं अभी इसका सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन करने के लिए ये डायग्राम आ गया, तो मुझे इस डायग्राम को अब एक्सप्लेन करने के लिए इसको मिटाना होगा। अ, ये तो ये जो चीज है देखो, ये जनरेटर हो गया, सेम चीज हो गई, 30 MVA का 15%, और ट्रांसमिशन लाइन 80 ओम्स, और यहाँ पर 35 MVA, 35 MVA, 35 ये 20 ये 10, मतलब सब जगह पावर रेटिंग अलग अलग हो गई कि नहीं। ठीक है, ये ओम्स में हो गया, और इसका बाकी सबका रिएक्टेंस परसेंटेज में हो गया, तो सब कुछ अलग अलग चल रहा है। और एक नई चीज देखने को मिल रही है कि जनरेटर जनरेट कर रहा है 13.8, और ट्रांसफार्मर कन्वर्ट कर रहा है 13.2 को 115 में। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 13.8 टू 115 होता तो इनका क्या चला जाता। लेकिन अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे 13.2 तो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर 13.8 से 115 होता तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट। हम सीधा कह देते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पर इस पूरी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज है जो वो है वो 115 वोल्ट है। हमें मिल चुका है यहाँ पर वी बेस, समझ में आ गया आपको। अब हम रीजन वाइज देख रहे हैं ना, हमें इस रीजन का वोल्टेज जानना है। इस रीजन का वोल्टेज कितना है, 13.8 किलो वोल्ट। इस रीजन का वोल्टेज कितना है, 115 किलो वोल्ट। अभी तक के दिमाग से हम ये सोच सकते हैं, लेकिन ये गलत है 115। क्यों 115 गलत है, क्योंकि 13.8 को किया कन्वर्ट किया जा रहा नहीं करा जा रहा है, 13.2 को ये कन्वर्ट कर पाता है। तो हमें यहाँ पे एक नई चीज आई, और यहाँ 115 को 13.2 में कर रहे हैं, समझ गए आप बात। तो इस रीजन का वोल्टेज क्या है, इस रीजन का वोल्टेज क्या है, सबसे पहली बात तो ये, इस रीजन का देखो एमवीए एट, ये दोनों के दोनों 12.8, एक अलग रेटिंग दी हुई है, यहाँ पर एक अलग ही रेटिंग दी हुई है 12.8 किलो वोल्ट। मतलब हम यहाँ पर अगर 115 आएगा तो हम उसको ये ट्रांसफार्मर 13.2 में कर देगा। ठीक है, लेकिन 13.2 में कर देगा, लेकिन यहाँ चाहिए कितना, 12.8। तो ये टिपिकल टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है, इसको समझ लेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस क्वांटिटी करेंगे। तो बेस क्वांटिटी, एक बेस सेलेक्ट करना जरूरी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा कि हम 30 MVA और 13.8 किलो वोल्ट को बेस मानते हुए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 13.8 और 30 MVA को बेस मान लिया। मैंने आपसे कहा था बहुत पहले कि वी बेस और आई बेस, सॉरी पावर बेस, एस बेस एंड वी बेस, एस बेस एंड वी बेस, ये ही हमें मालूम सेलेक्ट करने हैं। और फिर हमें अलग अलग रीजन में क्या निकालना होगा, आई बेस और जेड बेस। लेकिन कई बार आई बेस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जेड बेस से ही काम, जेड बेस तो जब निकालने की जरूरत, मेरे हिसाब से अल्टीमेटली ये दोनों क्वांटिटीज सफिशिएंट है, और हमारा जो हमने न्यू फॉर्मूला जनरेट किया वो सफिशिएंट है। तो पहले तो हम वी बेसिस, जो वी बेस है रीजन वाइज, एस बेस वी बेस, अभी हमने इस रीजन में एक बेस फाइनल किया है, अब रीजन वाइज वी बेस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो देखो लिखा हुआ है द वोल्टेज बेसिस इन अदर सेक्शंस, ये वोल्टेज बेसिस क्या होगा, 13.8 को 115 बटे 13.2 करके 120.23 किया है। इसका मतलब समझिए 13.8 किलो वोल्ट को हम भेज रहे हैं, हम भेजना बंद नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 13.8 जनरेट हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये 13.2 को ही 115 करता है। आप समझ गए, तो 13.2 को तुम 115 करते हो, तो अगर तुम्हें 13.8 मिलेगा तो तुम कितना कर दोगे उसको, समझ में आ गया आपको।
13.2 को 115 कर रहे हो तो 13.8 को कुछ ज्यादा करोगे ना। यानी यहाँ पर 13.2 से अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 13.8 से हम 115 को मल्टीप्लाई करके 13.2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 120.23। और अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में नहीं आती कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई किया, सर डायरेक्टली 13.8 इंटू 13.2 डिवाइडेड बाय 115 क्यों नहीं किया, न्यूमेरेटर में 115 क्यों किया, तो इतना अंडरस्टूड है। सिंपल दिमाग में कैलकुलेशन रखो आराम से कि यार वोल्ट 13.2 वोल्टेज अगर आता तो 115 हो जाता है, लेकिन अगर 13.8 आ रहा है तो वो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होने के लिए ऑब्वियसली 115 हमें ऊपर रखना है, तो 115 ऊपर रखा तो 13.8 इंटू, तो यहाँ पर जो हमें ये वोल्टेज मिला वो क्या मिला, यहाँ पर जो अब मुझे वोल्टेज मिला वो कितना मिला, 120.23। तो 120.23 इज द वोल्टेज इन दी ट्रांसमिशन लाइन। ये भी एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, 120.23 किलो वोल्ट। यहाँ पर इस ट्रांसमिशन लाइन पे 115 नहीं है, ये देखते ही साथ नहीं मार देना, पहले ये चेक करना कि 13.8 के जनरेट कर रहा है तो क्या ट्रांसफार्मर भी 13.8 को 115 कर रहा है या 13.2 को कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब 120.23 यहां से चला आ रहा है, इस जगह पे 120 है, 115 को 13.2 कर रहा है तो 120 को कितना करेगा, तो 120 को कर देगा ये 13.8। देखो समझ में आ गया, यानी 13.2 नहीं, अब इस जगह पर वोल्टेज कितना पहुंचा, 13.8। 13.8 is the voltage here, this इस ब्रांच पे 13.8 वोल्टेज आ गया है। लेकिन अब मशीनों को कितना वोल्टेज चाहिए, इस मशीन को 12.8, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट है 12.8, आ रहा है 13.8, तो वेरिएशन आ रहे हैं। तो अब हमें इसलिए हमें निकालना पड़ेगा पर यूनिट, तो पर यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट वैल्यूज। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दूं, जो भी कोई चीज परसेंटेज में गिवन है इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर कट उसकी पर यूनिट वैल्यू गिवन है, समझ गए। जनरेटर का, इस जनरेटर का 15% दिया हुआ है, 15% का क्या मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 0.15 पर यूनिट। ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर दोनों ट्रांसफार्मर का 10% इनका, इसका मतलब हो गया ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो है 0.1 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट। इनका 20% है दोनों का, तो 0.2 पर यूनिट, 0.2 पर यूनिट, यानी ओरिजिनल इनका कितना है, इनकी ओरिजिनल पर यूनिट रिएक्टेंसेस इतनी है। अब ये जब हम नए बेस ले लिया ना, न्यू बेस पर क्या होगी, ये इस फॉर्मूला में काम करेगा। न्यू बेस फॉर्मूला क्या था आपको याद होना चाहिए, न्यू बेस फॉर्मूला क्या है मेरा, Z पर यूनिट न्यू, न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA, MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाय KV न्यू स्क्वायर। समझे, यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप समझिए कि अब हमें सब कुछ 30 MVA और 13.8 किलो वोल्ट को हमने बेस माना है, और अलग अलग रीजन्स के हमने वोल्टेजेस निकाल लिए हैं, लेकिन बेस MVA तो 30 MVA ही है, बेस पावर का तो यही है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 13.8 को ही हम केवी मानेंगे, है ना, तो लेकिन हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट डिफरेंट बेस वोल्टेज अलग अलग निकाल लिए हैं। क्लियर होगी बात आपको, आप देखो हमने सब कुछ 13.8 में ही कन्वर्ट कर दिया है अल्टीमेटली। ये देखो यहाँ पर इस जगह पर वोल्टेज फाइनली 13.8 आ चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 13.8 माना है तो फाइनली यहाँ पर भी 13.8 हो गया। और इस जगह का वोल्टेज हमने कितना कर दिया है ट्रांसमिशन लाइन का, 120.323, 120.23 हम यहाँ का न्यू वोल्टेज हो गया। तो न्यू वोल्टेज हो गया तो बेस वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये सब कैलकुलेशन अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। पहले सबसे पहले मोटर्स का निकालते हैं, तो एक्स पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड, देखो एक्स ओल्ड इंटू एमबीए न्यू अपॉन एमबीए ओल्ड, एमबीए न्यू अपॉन एमबीए ओल्ड। इसके लिए ये 20 एमबीए तो पहले से था,
अब न्यू बेस कौन सा है इसका? न्यू बेस है इसका 30 MVA जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो एम हमने जो सिलेक्ट किया है बेस वो हो गया और ये हो गया। और केवी ओल्ड, सॉरी केवी न्यू अपॉन केवीए, एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड इनटू केवी ओल्ड, मतलब इसका ओल्ड केवीए जो इसको चाहिए था वो 12.8 है, और इसको जो मिल रहा है न्यू वोल्टेज कितना है 13.8 है, द होल स्क्वायर ये ऊपर आएगा उसका। तो ये फॉर्मूला लगा के हमें मिला 0.516 पर यूनिट। इसी तरह से हम दूसरी चीजों का भी निकालते हैं। ये देखिए मोटर 2 का भी यही निकला हुआ है, लेकिन अब एमवीए न्यू डिवाइडेड बाय एमवीए ओल्ड जो टर्म है वो ये 10 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 10 एमवीए, तो इसका पर यूनिट वैल्यू निकला है इतना। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसफार्मर की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो 10% तो उसका गिवन था, तो जो ओरिजिनल गिवन है जेड न्यू निकाल रहे हैं हम, जेड न्यू मतलब एक्स न्यू, एक्स न्यू जो निकाल रहे हैं तो एक्स ओल्ड जो गिवन है, ठीक है। अब एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड तो सबको समझ में आ जाता है। कंफ्यूजन होता है वोल्टेज कौन सा है। तो देखो एमवीए न्यू इसका 35 है, ओल्ड है मतलब ये, और न्यू कितना हमने लिया है, ये हमारे सब नए बेस है, तो एमवीए न्यू 30, एमवीए ओल्ड कितना हो गया 35। अब केवी कौन सा लेंगे? केवी देखो कौन सा लेंगे, केवी ओल्ड कितना है यहाँ पर 13.2, और केवी न्यू कितना आ रहा है 13.8। समझ में आ गया आपको? केवी न्यू और केवी ओल्ड का आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ हम यही लेंगे। अगर किसी के मन में आता है कि सर 13.2 क्यों ले रहे हो, 115 क्यों नहीं ले रहे, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर 115 वोल्टेज लेना है तो आप यहाँ पर भी 13.8 नहीं लीजिए। देखो आप चलिए मान लीजिए आपने 115 ले लिया, आप 115 से इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन फिर ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है ना इसका जो न्यू बेस वोल्टेज लेंगे 115, वो फिर आप सॉल्व करने में कौन सा लेंगे 120.23 लेंगे, है ना। तो 13.2 और 13.8 द होल स्क्वायर, मैंने XT2 भी यही निकाला है। अब मान लो अगर XT2 में दोबारा से निकाल के दिखाऊं यहाँ पर तो कैसे निकलेगा। देखो एमबीए न्यू, एमबीए न्यू कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाय एमबीए ओल्ड कितना हो गया 30 डिवाइड बाय 35, तो एमबीए न्यू हो गया 30, एमबीए ओल्ड हो गया 35 अपॉन केवी ओल्ड स्क्वायर। केवी ओल्ड यहाँ पर, केवी ओल्ड यहाँ पे केवी कितना आ रहा है आपके मन में आ रहा होगा 115 आ रहा है। तो 115 नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ पर 115 नहीं है, ये है 120 केवी ओल्ड स्क्वायर, केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू। यहाँ पर 115 जो है केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू, तो 115 ओल्ड है और न्यू कितना है, न्यू कितना है जो अभी यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाला वो है 120.23। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे 120.23, इस चीज को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है, आप ट्राई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस की। तो देखो ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं यहाँ पर। ट्रांसमिशन लाइन का आपको Z आपको गिवन है अपॉन Z बेस आपको चाहिए। तो Z बेस का फॉर्मूला क्या होता है, Z बेस का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई P। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि Z बेस का फॉर्मूला हो जाता है V स्क्वायर बाई P, ठीक है। और वरना दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय पी, मतलब ये थोड़ी सी गलत है शायद कैलकुलेशन ये वाली। इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर बाय पी का क्या मतलब हो रहा है, बी स्क्वायर यहाँ पर वोल्टेज कितना है बी, इस जगह का वोल्टेज है 120, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय यहाँ का न्यू पावर कितना था जो हमने सिलेक्ट किया वो है 30। तो वो बी स्क्वायर बाय पी से जेड बेस निकालेंगे तो जेड बेस निकलेगा, और उसको जेड ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स, और फाइनली आप ये डायग्राम बना पाएंगे। ये डायग्राम क्या है देखिए, ये डायग्राम होता है रिएक्टेंस डायग्राम जो आपसे पूछा गया है। और इस डायग्राम में आपको क्या करना है, देखो जनरेटर, ट्रांसमिशन लाइन, ये क्यों 15% का 15% ही है बता सकते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि 0.15 पर यूनिट जो है जनरेटर का वो फिक्स इसलिए है क्योंकि 15% आपको यहाँ पे गिवन ही है, और इसको किसी बेस में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 30 और 13.8 ही है। अगर यहाँ वोल्टेज कुछ चेंज होता तो हम जरूर बी स्क्वायर पी से नया बेस निकालते और फिर इसको 0.15 को जेड ओल्ड मानते हुए जेड न्यू निकालते। कैसे जेड न्यू कैसे निकालते,
एमवीए न्यू अपॉन एमवीए ओल्ड, तो ये एमवीए न्यू भी 30 रहता, एमवीए ओल्ड भी 30 रहता, लेकिन वोल्टेज चेंज होता कुछ, तो वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर करके, ओल्ड स्क्वायर बाई न्यू स्क्वायर करके कुछ और चेंज हो सकता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेम वोल्टेजेस हैं तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। और नहीं होता है तो डाउट क्लास होगी, उसमें भी पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर अब देखो, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस आ चुका है आपके पास XT1 पॉइंट, ये ट्रांसफार्मर 0.0784, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस आ गया है 0.17, 0.08, इसको ट्रांसफार्मर को 0.0784 को 0.08 अज्यूम कर लिया है। तो एक ट्रांसफार्मर ये वाला देखो, सबसे पहले जनरेटर, जनरेटर का रिएक्टेंस, तो जनरेटर, जनरेटर का रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस से शो कर दिया, ट्रांसफार्मर को हटा दिया है। देखो अब ऐसे डायग्राम्स, ये सब पर यूनिट सिस्टम इसलिए करना है ताकि ऐसे सर्किट बन सके, ताकि हम कह सकें हाँ कि ये मैश एनालिसिस इसमें लगाई जा सकती है। अपन लोग जो नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते थे, ये सारी चीजें पढ़ते थे, ऐसे क्लोज सर्किट बना दो, उसके लिए हम ये पर यूनिट सिस्टम की कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं तो ये जो डायग्राम है, इन डायग्रामों में नोड एनालिसिस, मैश एनालिसिस लगाना इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, बड़े तक नहीं समझ पाते, प्रोफेशनल लोग नहीं समझ पाते कि इसमें कैसे मैश नोड लगेगी। तो इन ऑर्डर टू इसको कन्वर्ट करना, वोल्टेज को सेम बेस पे कन्वर्ट करना, किसी एक बेस पे फॉर्मुलेट करना, दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग जो इसमें इस चैप्टर में की गई है। तो ट्रांसफार्मर 2 भी हो गया। फिर मोटर को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, देखिए मोटर को, मोटर 2 को और उनके रिएक्टेंस को, ये इस जगह से पैरेलल है, तो इस वजह से ये इस पॉइंट से इनको पैरेलली शो किया गया है। और फाइनली ये भी ग्राउंड था, और फाइनली ये जनरेटर भी ग्राउंड है, तो ये एक क्लोज सर्किट ग्राउंड पे यहाँ से ऐसे बन गया, इसलिए ये इस टाइप का आपका क्लोज डायग्राम बन चुका है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, और दिस नॉट नीड एनी मोर डिस्कशन। एक क्वेश्चन और है ये आप लोगों के लिए, ये आप इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व करिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। और चाहे तो इसका ये डायग्राम भी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। एक जनरेटर है, जैसे तक अगर मान लीजिए आपको ये सब गिवन नहीं किए, कुछ किलोमीटर लॉन्ग वाली बात भी की गई है, कुछ नए नए टर्म्स भी हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस वगैरह, आप इनको इग्नोर करें फिलहाल। ये नेक्स्ट मेरे लेक्चर में आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्टेस की थ्योरम आएगी, तो वो मैं बताऊंगा कि क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस। तो ये फिलहाल ये बस ये सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, और यूट्यूब पर उसकी फोटो मुझे पोस्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको समझ में आया होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।